नमस्कार साथियों, मैं जुगन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था यहाँ पर कि जो हमारे सहसंयोजी यौगिक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उनको हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा था। इसी के बाद हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं, क्योंकि हमने आयनिक यौगिक देखे थे और आयनिक बंध भी देखा था और उनके गुण देखे थे। इसी प्रकार से सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिकों के हम देखेंगे यहाँ पर गुण। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी अवस्था, यानी इसकी अवस्थाएं क्या होती है, यानी जो भौतिक अवस्था होती है वो क्या होती है, यानी फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। तो मैं बता दूं आपको कि ये इनके जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक, इनके मध्य यौगिक या यौगिकों के मध्य दुर्बल वंडर वाल्स बंध पाया जाता है, अर्थात इनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है। आपको जैसे पता होगा कि इनके मध्य जो सहसंयोजी बंध होता है उन पर जो साजिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर समान ही क्या होता है, अधिकार होता है। इसलिए इनके जो मध्य में होता है वो जो बंध होता है वो दुर्बल वंडरवाल से बन पाया जाता है, यानी इनके जो आकर्षण रहेगा वो बिल्कुल ही कम रहेगा। इसलिए ये ठोस, द्रव व गैस में पाए जाते हैं, यानी ये तीनों ही अवस्था में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि कौन किस अवस्था में रहता है। जैसे आपको मालूम होगा कि ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये गैस अवस्था में होता है, और जो ब्रोमीन होता है Br2 ये किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। उसी प्रकार से जो हमारा आयोडीन होता है वो किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था यानी ठोस स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो इनके मध्य में क्या होता है कि जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही दुर्बल होता है, क्योंकि सहसंयोजी बंध दुर्बल बंध होता है। इसी कारण से ये ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था में प्रेजेंट रहते हैं। इसी के बाद में हम देखते हैं जो सेकंड नंबर रहेगा हमारा, वो देखते हैं कि इसका जो सेकंड नंबर होगा वो कौन सा होगा। देखिए जो सेकंड नंबर होगा वो होगा हमारा गलनांक व क्वथनांक। देखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके मध्य में जो बंध होता है वो दुर्बल वंडरवाल्स बंध होता है, यानी जो दुर्बल आकर्षण बल होता है। इसी कारण से इनके जो गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, निम्न होते हैं, यानी जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं उनसे काफ़ी कम होते हैं। तो इनके यहाँ लिख लेंगे, इनके गलनांक व क्वथनांक आयनिक यौगिकों से कम होते हैं, क्योंकि इनके मध्य में दुर्बल आकर्षण बल होता है, और बंध भी जो होगा वो दुर्बल होगा। इसलिए इनके जो गलनांक और क्वथनांक होंगे वो काफ़ी क्या होते हैं, कम होते हैं। इसी के बाद में हम सेकंड वाला देखें यानी थर्ड वाला देखें। यहाँ पर जो दिया है ये रहेगा इनके यानी विलेयता, यानी इनकी विलेयता क्या होती है। मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, यानी उस क्लास में देखा था हमने कि विलेयता किसे कहते हैं। यानी जब विलेय को जब विलायक के अंदर घोला जाता है तो हमारा बन जाता है विलयन। तो यदि ये जितनी मात्रा में घुलेगा इस विलायक के अंदर, तो इस विलयन में इस विलय की क्या कहलाएगी, हमारे विलेयता कहलाती है। यानी
कौन सा ऐसा ये जो 7 सहयोजी यौगिक होंगे ये जल में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे। तो आपको बता दें, क्योंकि हमारे जो आयनिक यौगिक थे वो ध्रुवित थे, इसलिए वो जल के अंदर क्या हो गए थे, मिक्स हो गए थे, घुल गए थे। क्योंकि जल भी कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। तो ये ध्रुवीय विलायकों जैसे कि जल है, इनमें अघुलनशील होता है। किंतु जो अकार्बनिक विलायक होते हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इनके अंदर क्या होता है, ये आसानी से घुल जाते हैं, किंतु जल में अविलेय रहता है। तो देखें, ये यौगिक जल में अविलेय होते हैं, किंतु ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, क्योंकि ये अध्रुवी होते हैं। तो ये बेंजीन का सूत्र जो होता है वो होता है C6H6 और CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आदि कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, यानी इनमें क्या होता है, ये आसानी से घुल जाता है। तो ये 3 पॉइंट देखें हमने, इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं। इसी के बाद में इनके जो रहेंगे कि इनकी विलेयता क्या रहती है। अब इसी के बाद में हम यहाँ पर इसका जो 4th जो पॉइंट रहेगा उसको देख लेते हैं कि इनकी चालकता, यानी जो विद्युत चालकता होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चालकता। तो देखिए, ये अध्रुवी होते हैं, यानी गलित अवस्था में भी ये अपने आयनों को यहाँ पर मुक्त नहीं करते हैं, क्योंकि जो आयनिक यौगिक थे वो अपने आयनों के कारण ही आयनिक यहाँ पर जल में आयनों को मुक्त करते थे, और उसी के कारण ये जो आयनिक यौगिक थे वो विद्युत के क्या हो जाते थे, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाते थे। किंतु ये जो रहेंगे ये जल में भी अपने आयनों को नहीं देते हैं, इसलिए गलित अवस्था में भी क्या करेंगे, ये विद्युत के कुचालक रहेंगे। तो ये जल में अपने आयन नहीं देते हैं, इस कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने देखे हैं जो 4th पॉइंट था उसको भी यहाँ पर कंप्लीट ही किया है। जब तक आप इनको नोट कर लीजिएगा, अगले पॉइंट जो 5th पॉइंट रहेगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे, यानी इनमें आणविक क्रिया होगी या नहीं होगी। इनको जो अगला पॉइंट रहेगा वो ये वाला रहेगा, नोट कर लीजिएगा इनको। इसी के बाद में चलिए हम यहाँ पर देखेंगे जो 5th पॉइंट रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा आणविक क्रिया, और इसी के बाद में जो रहेगा हमारा दिशात्मक गुण। तो ये जो पॉइंट रहेंगे उनको देखेंगे हम यहाँ पर। तो इसमें देखेंगे हम इनके मध्य में कौन सी क्रिया होगी, तो आणविक क्रिया होगी। यहाँ पर देखेंगे जो 5th पॉइंट रहेगा वो रहेगा इनका आणविक क्रिया यानी मॉलिक्यूलर जो रिएक्शन या क्रिया होगी उसी को देखेंगे हम यहाँ पर। तो जो इनके अंदर क्या होती है, इनके मध्य अणुओं के मध्य में आणविक क्रिया होती है, किंतु ये क्रिया मंद होती है, यदि कोई उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में
उपस्थिति में आणविक क्रिया तेज हो जाती है, यानी इनमें उत्प्रेरकों की भी आवश्यकता होती है। या तो क्रिया तेज हो जाएगी या फिर क्रिया क्या हो जाएगी, मंद हो जाती है। इसी के बाद में हम देख लेते हैं जो 6 नंबर रहेगा वो रहेगा इनके दिशात्मक गुण। दिशात्मक गुण, यानी इनके जो दिशात्मक गुण रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे। तो दिशात्मक जो गुण रहेंगे यानी इनके दिशात्मक गुण क्या हो गए, तो आपको बता दें कि ये क्या रहते हैं, क्योंकि इन पर समान यहाँ पर जैसा हाइड्रोजन के बीच में देखा था तो इस पर भी प्लस था और इस पर भी क्या था, हमारा प्लस था। तो ये क्या रहते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा कि ये इधर की ओर जा रहा है तो इस वाली दिशा रहेगी, उधर रहेगा तो ये दिशा रहेगी, किंतु ना ऊपर और ना नीचे, क्योंकि ये समान जो आवेश होता है उससे ये बंधे होते हैं। तो इस कारण से उनकी जो दिशाएं होती है वो निश्चित होती है, यानी ये दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। इनकी दिशात्मक प्रकृति होती है, वो अदिशात्मक थे, और ये कैसे होते हैं, हमारे दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये जो बन को मैंने आपको बताया है, यानी इनकी प्रकृति दिशात्मक होती है, इनकी दिशा निश्चित होती है। इसी के बाद में हम देखते हैं समावेता। आइसोमेरिज में होता है, तो इनके मध्य में या इनमें इनके अणुओं के मध्य में दुर्बल आकर्षण बंद होने के कारण इनके अणुओं में समावेता पाई जाती है। अब ये समावेता क्या होती है, इसको हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखेंगे। देखिए, जिसके जो अणुसूत्र होते हैं, यानी अणुसूत्र तो क्या होते हैं, यहाँ पर समान होते हैं, किंतु उनके संरचना जो सूत्र होते हैं या संरचना सूत्र जो होंगे वो कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। और उनके जो भौतिक या जो यहाँ पर देखें, यानी उनके जो रासायनिक गुण होंगे वो कैसे हो जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण में देख लेते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में एक सूत्र है, तो ये जो सूत्र होता है ये होता है C2H5OH। इसी के दो संरचना सूत्र हम यहाँ पर कंप्लीट ही कर सकते हैं। एक बना सकते हैं CH3O और यहाँ पर बना सकते हैं CH3, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर C2 है और ये 6 है और एक O है। इसी के बाद में इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ C2H5OH, इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। ये बन गया एथिल अल्कोहल, लेकिन ये बन गया हमारा डाईमेथिल ईथर बन गया। तो जो समावेता होती है आइसोमेरिज में होती है, यानी संरचना सूत्र एक ही होते हैं, किंतु उनके अणु सूत्र या रासायनिक गुण भी क्या हो जाते हैं, भिन्न या अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो गुण कहलाता है ये कहलाता है हमारा आइसोमेरिज में। तो इसके जो अणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी आइसोमेरिज में गुण को भी यहाँ करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये थे सहसंयोजी यौगिकों के क्या थे, हमारे गुण थे। चलिए नेक्स्ट जो अगली हेडिंग है वो रहेगी आपकी लुईस संरचना। तो इनको यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा और आगे देखते हैं हम कि लुईस संरचना क्या होती है, या लुईस प्रतीक या फिर बिंदु संरचना। इनको आप नोट भी करते जाइएगा। यानी अब जो हमारी अगली हेडिंग रहेगी सहसंयोजी बंध के बाद वो रहेगी हमारी लुईस संरचना या लुईस प्रतीक। तो ये लुईस संरचना या लुईस प्रतीक क्या होते हैं इसको देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है हमारा लुईस संरचना या लुईस प्रतीक क्या होता है। तो एक वैज्ञानिक होता है, यानी एक वैज्ञानिक था GN लुईस।
इसने क्या किया था कि जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, उसके जो सहयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को एक प्रतीकों यानी संकेतों के रूप में क्या किया था, प्रदर्शित किया था। उन्हीं प्रतीक चिन्हों या प्रतीकों को क्या कहा जाता है, लुईस संरचना कहा जाता है। तो किस प्रकार से कहते हैं, तो इसकी पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके डेफिनेशन को लिख लेंगे। तो जी.एन. लुईस ने परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जिन प्रतीकों या संकेतों के द्वारा प्रदर्शित किया उन प्रतीकों या संकेतों को लुईस प्रतीक या लुईस संरचना कहते हैं। तो आपको बता दें कि इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो हमारा एटम होता है उसका जो बाह्यतम कक्षा होती है यानी बाह्यतम जो कोश होता है, उसमें उपस्थित जो सहयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को एन डॉट के रूप में भी क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो उन्हें ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर लुईस संरचना कहा जाता है। इसके द्वारा हम किसी के भी यानी अष्टकी नियम को यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए किस प्रकार से रहेंगे, मान लीजिए कि जैसे हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाह्यतम जो एक ही कक्षा होती है और उसमें हम क्या करेंगे, एक ये डॉट या फिर इस प्रकार से एक बिंदु का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन के ऊपर एक बिंदु लगा देंगे, तो यही क्या लेगा, इसका लुईस प्रतीक रहेगा। इसी के बाद हम अगर देखें तो जो हीलियम होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 बिंदुओं का उपयोग करेंगे, तो इन्हें ही लुईस प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। इसी के बाद में हम देखें तो जो हमारा लिथियम होता है उसमें 1 होता है। इसी के बाद में जो हमारा बेरिलियम होता है इसमें भी 2 होता है, और जो हमारा बोरान होता है इसमें 1, 2 और 3 होता है। कार्बन के अंदर क्या होता है, हमारे 4 ऐसे बिंदु या 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी के बाद में अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास में 2 जोड़े में रहते हैं यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो 2, 2 4 और 2 ये हो जाएंगे 6, इस प्रकार से रहेंगे। इसी के बाद अगर हम देखें तो हमारा जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के पास में 2, 2 4 और 2 6 और ये 7 यानी 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहता है। ऑक्सीजन में भी रहता है यहाँ पर, क्योंकि उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो अयुग्मित रहते हैं। इसी के बाद में हम अगर देखें नियोन की बात करें तो नियोन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 8 होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 8 बिंदुओं को उपयोग में ले लेंगे। सोडियम की बात करें तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एल्यूमिनियम की बात करें तो 1, 2 और 3 होगा। सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो 2, 2 ये 4 यानी इस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। फास्फोरस में अगर भी देखें तो 2, 3, 4 और 5 यानी 2 जोड़े में रहेंगे और 3 यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट रहेंगे। तो ये थे हमारे लुईस संरचना यानी लुईस प्रतीक क्या होते हैं। तो कोई जो एटम होता है, एटम के जो बाह्यतम कोश होता है उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बिंदु या डॉट्स के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, हमारा लुईस संरचना या लुईस डॉट्स कहलाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी जो एटम्स होता है, एटम के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को इस बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित या डॉट के रूप में या क्या कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है इसे। तो इस प्रकार से इनको आप सभी बहुत ही आसानी से, बहुत सरल से इनको नोट कर लेंगे, क्योंकि आगे हमें और भी जो संरचना रहेगी उन संरचनाओं को इन्हीं डॉट्स के द्वारा हमें यहाँ पर समझना है। तो इनको नोट कर लीजिएगा आप। चलिए
इनके द्वारा हम कुछ यहाँ पर जो संरचना रहेगी उन संरचनाओं को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। आप भी सभी कॉपी में बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर कुछ आपको बता देता हूँ, आप इस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं H2O की, फिर इसके बाद में बता देते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड की। तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें जो संरचना होगी इसकी, ये हमारा अणु है और इस जो अणु रहेगा इसकी जो संरचना रहेगी, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को बना लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन केंद्र में रहेगा और एक बंध हाइड्रोजन से इधर बनाएगा और एक बंध इधर बनाएगा। तो हमने बताया आपको कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के जो डॉट्स यानी लुईस संरचना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार से रहेगी, तो 6 होगी। तो हम इस प्रकार से बना लेंगे, 2 जोड़े में रहेंगे और एक ये अयुग्मित रहेंगे। इसी के बाद हमारा जो हाइड्रोजन आएगा तो हम इसका स्टार में बना लेंगे और एक स्टार में ये आ जाएगा। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट ही हो जाती है, क्योंकि पहली कक्षा में उसके 2 इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट होता है। और इसी के बाद में अगर देखें हम तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी या अष्टक नियम के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी के बाद में हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन होगा और कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले इसकी क्या बना लेंगे, ये हमारा अणु है और इसकी पहले हम क्या बना लेंगे, संरचना। तो संरचना बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखेंगे कि डबल बॉन्ड से इधर ऑक्सीजन जुड़ा है और इधर भी डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब जब ये प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी संरचना बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक डॉट इधर लगाएंगे, 2 डॉट इधर लगाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, तो हो गए हमारे 4। इसी के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन को देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, यहाँ पर साझेदारी करेंगे। तो 2 2 4 और ये 2 6। इसी ऑक्सीजन का हम यहाँ पर बना लेंगे तो 2 2 4 और ये 2 हमारे हो जाएंगे 6। तो इस प्रकार से इस ऑक्सीजन के पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी और इसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 8 हो जाएगी। तो इसी के बीच में हम देखेंगे कि जो हमारा कार्बन होगा उसमें भी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक गोले में या पूरे अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक गोले में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जानी चाहिए, 8 हो जानी चाहिए। अब आप पूछ रहे होंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने दिख रहे हैं, हमें 2 ही दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें पहली कक्षा होती है और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो वो 2 होती है। तो इसलिए इसमें 2 रहेंगे, बाकी सभी में क्या रहेंगे, यहाँ पर 8 रहेंगे। तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में कुछ और संरचनाएं रहेगी, उन संरचनाओं को भी हमें समझना है। जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर है हमारा NH3, सेकंड जो संरचना रहेगी वो रहेगी हमारी NH3। NH3 को भी मैं यहाँ पर आप बता देता हूँ, फिर और संरचना रहेगी उनको आप बनाने की कोशिश करेंगे। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने बनाना है मुझे, 2 3 4 और ये 5। हाइड्रोजन है हमारे पास में 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। देखिए मैं स्टार में इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमें ये पता चल जाए कि यह हाइड्रोजन का है और वो नाइट्रोजन के है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अमोनिया की संरचना होगी, यानी नाइट्रोजन केंद्र में रहेगा और 1 2 3, तो 3 सहसंयोजी बंध का निर्माण यहाँ पर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, जो जोड़े बनाने में यूज़ नहीं होते हैं या उपयोग में नहीं आते हैं। तो ये संरचनाएं आपको समझ में आई होगी। इसी के बाद में चलिए मैं कुछ और संरचनाओं आपको दूंगा, उन संरचनाओं को आप बनाने की कोशिश करना। हमारे पास में कुछ अणु हैं, इन अणुओं की हमें लुईस संरचना हमें याद होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर मैंने H2 की तो बना ही दी है, H2 की बना दी है। इसके बाद में आता है आपका H2O2, इसकी आपको बनाना है। NH3 की मैंने बना दी है, CO2 की भी बना दी है। इसके बाद में HNO3 की भी बनाना हमें, HNO2 की भी बनाना हमें, NO3 और माइनस की नाइट्रेट की भी बनाना है, CO3-2 की भी बनाना है, PO4-3 फास्फेट कार्बोनेट, और इसी के बाद में हमारा है SO4-2, इसकी भी हमें बनाना है। इसी के बाद में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन साइनाइड, इसकी भी बनाना है। NH3 अमोनियम, इसकी भी हमें
संरचना बनाना है। तो इन संरचनाओं को हमें क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट करके लाना है। हमारा HCN ये भी हो गया है। इसी के बाद में जो भी संरचना रहेगी NO2 माइनस, ये NO2 रहेगा और ये माइनस, इसकी भी हमें देखना है। HNO2 इसकी भी देखना है। PO4 -3 फास्फेट कार्बोनेट, और ये हाइड्रोजन नाइट्राइड, हाइड्रोजन साइनाइड, सल्फेट, और ये हो गया हमारा कार्बोनेट, ये अमोनियम। और इसी के बाद में है हमारा H2SO4, इसकी भी देखना है। H2CO3, इसकी भी हमें संरचना को कंप्लीट ही करना है। तो आप इन संरचनाओं को यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, और जो अगले वीडियो जो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे VBT यानी संयोजकता बंध सिद्धांत, और उसी के बाद में आएगा हमारा अनुनाद। यहाँ पर अनुनाद नहीं पढ़ेंगे, उसके पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पर संकरण भी पढ़ेंगे, और इसी के बाद में पढ़ेंगे हम अतिव्यापन। तो सबसे पहले होगा हमारा अतिव्यापन, और अतिव्यापन के बाद में होगा हमारा संकरण। लेकिन उससे भी पहले जो अगला वीडियो रहेगा उस वीडियो में इन यौगिकों की हम क्या बनाएंगे, संरचनाओं को यहाँ पर बनाकर बताएंगे। तो जब तक आप, मैंने जिस तरह से आपको बताया है, उन संरचनाओं के आधार पर आप इन जो दिए हैं कंपाउंड्स, इनकी संरचनाओं को बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।